नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी के लिए आज का दिन कई चेतावनियां लेकर आया है। आज पटना में 85 साल बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ वोट चोरी के पर भी प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ है। इसके बाद महागठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय सम्मेलन किया, जिसमें आरक्षण को लेकर बड़े ऐलान किए गए। इसके साथ ही निचली जातियों को लेकर बीजेपी जो भेदभाव करती है, उसकी चालाकी का खुलासा भी विपक्षी मोर्चे ने किया है। दरअसल बिहार में महागठबंधन में दरार की आस लगाए बैठी बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि एक बार फिर सारे नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए और उन सबके बीच राजनीतिक फैसले को लेकर सहमति भी बनती दिखी। इधर चुनाव आयोग से एक बड़ी खबर आई है। खबर यह आई कि चुनाव आयोग ने अपने ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट पोर्टल और एप्लीकेशन पर एक नया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फीचर शुरू कर दिया है। और इस नए नियम के तहत अब किसी भी मतदाता को रजिस्टर करने या वोटर लिस्ट से नाम हटाने या सुधार के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। चुनाव आयोग का यह कदम राहुल गांधी की 6 दिन पहले यानी 18 सितंबर को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया है दोस्तों, जिसमें कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट में नाम काटने के खेल का उन्होंने खुलासा किया था। और चुनाव आयोग के इस फैसले पर राहुल गांधी की मुहिम का असर साफ दिखाई दे रहा है। इसे लेकर ही राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार जी से सवाल पूछा है। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा है कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी। ये देखिए, एक्स पे इन्होंने शेयर करते हुए, ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे। राहुल गांधी ने यह भी यहां पूछा है, तो बताइए CID को सबूत कब दे रहे हैं आप। ये देख लीजिए यहां पे, तो बताइए CID को सबूत कब दे रहे हैं आप। दरअसल ये राहुल गांधी अखबारों में, तमाम अखबारों ने आज फ्रंट लाइन अपने फ्रंट पेज पर लीड खबर छापी है, जिसमें साफ साफ यही कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग जो है वो अब जागा है और उसने एक ECI नेट पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो नेट पोर्टल है, उस पर अब अगर आपको किसी का नाम हटवाना है, जुड़वाना है, तो आधार से लिंक अगर आपका जो मोबाइल नंबर है, उसी मोबाइल नंबर के जरिए यह काम आप कर पाएंगे। देखिए, एक तरफ आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर की बात हो रही है, दूसरी तरफ आधार कार्ड को हम SIR में नहीं लेना चाहते हैं। इस बात को आगे बढ़ाया गया और चुनाव आयोग लगातार, आखिर घूम फिरकर आप आधार के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और ज्ञानेश कुमार जी को यह बात आखिर समझ में क्यों नहीं आती है। और घूम फिरकर ज्ञानेश कुमार जी राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब ज्ञानेश कुमार यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के पास नहीं है। मतलब है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, उनके जवाब जब तक चुनाव आयोग नहीं दे देता है, राहुल गांधी शांत नहीं बैठने वाले हैं। और अब तो वो सीधे ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर सवाल पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अपने दावों पर पूरा यकीन है। आज वैसे भी राहुल गांधी ने फिर से हाइड्रोजन बम फूटने की बात पटना में कही है। आइए जरा यह भी सुन लेते हैं। जब पटना में भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी हाइड्रोजन बम आना बाकी है। सुनिए। हाइड्रोजन बम की बात करिए, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। तो सुन रहे थे, हाइड्रोजन बम आएगा, इंतजार कीजिए। हालांकि बीजेपी के लिए अभी जैसे हालात बने हैं, वो किसी विस्फोट से कम नहीं है दोस्तों। आज लद्दाख में, जी हां, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर को यूटी और लद्दाख को यूटी, 2 पार्ट में बांट दिया गया, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा पहले से प्राप्त था। यह सब कुछ आपने देखा, 370 हटाने के बाद यह सब कुछ किया गया। लेकिन आज लद्दाख में बीजेपी कार्यालय में युवाओं ने आग लगा दी। यह मामूली घटना नहीं है। यह तस्वीर आप देखिए, लद्दाख की तस्वीर है। बीजेपी के कार्यालय में युवाओं ने आग लगा दी, यूथ ने, जेनजी ने आग लगा दी। यह मामूली घटना नहीं है। हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, यहां बिल्कुल डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। DB लाइव, मैं पर्सनली, हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी, किसी भी ढंग के हिंसा, मैं अपने पैनलिस्ट साथियों की तरफ से भी कह रहा हूं और DB लाइव टीम की तरफ से कह रहा हूं, हम लोग किसी भी तरह की हिंसा का
समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे आंदोलनकारी बेशक हर किस्म का कड़ा विरोध करें, लेकिन उसमें हिंसा का सहारा न लिया जाए, ऐसी हमारी अपील भी है। वैसे अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी यह बात समझनी होगी कि उनकी बातों पर अंधभक्त भले, जी हां अंधभक्त, जो उनके अंधभक्त हैं, भले ही यकीन करते जाएं, लेकिन देश का युवा लगातार वादा खिलाफी से तंग आ गया है। लद्दाख में आज उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण देखने को मिला। ये विजुअल्स आप देख लीजिए। वहां के युवा, एक तरफ आप जान रहे हैं कि लद्दाख में लगातार सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से फिर अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और उसी में उधर वो भूख हड़ताल पे और इधर लद्दाख के युवा जो हैं बीजेपी कार्यालय को फूंक दिए, उनमें आग लगा दी। वो आग और ऐसी चीजें, चूंकि यूट्यूब कुछ चीजों को और सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म्स, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सब ऐसे विजुअल्स को प्रमोट नहीं करते हैं, तो हम भी नहीं प्रमोट कर रहे हैं। उस आग वाले विजुअल्स को आप तक हम नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी युवा की बात राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, तो उन्हें देश विरोधी कहकर घेरा गया। जेनजी की बात की राहुल गांधी ने, स्टूडेंट्स की बात की राहुल गांधी ने, देश के युवाओं की बात की राहुल गांधी ने, तो बीजेपी को बड़ी परेशानी होने लगी। लेकिन देश के लोगों की आवाज उठाना, वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना देश विरोधी काम नहीं है। आज एक तरफ कांग्रेस की बैठक में वोट चोरी का मुद्दा मजबूती से उठा, तो दूसरी तरफ अति पिछड़ा न्याय सम्मेलन में आरक्षण और जाति जनगणना की बात गठबंधन नेताओं ने, महागठबंधन नेताओं ने की। और महागठबंधन क्या है बिहार में, आप साथी जानते हैं, महागठबंधन वही है जो इंडिया गठबंधन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है इसी मसले पे, और इसी बिहार में आप देखिए जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, और जब अति पिछड़ा सम्मेलन, न्याय सम्मेलन यहां चल रहा था, इसी मंच से आप देखिए तमाम नेता महागठबंधन के यहां मौजूद हैं। और यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारी सरकार आने के बाद अति पिछड़ों को पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 25% करेंगे। और उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में आया नीतीश गया नीतीश सुनते सुनते जनता तंग आ चुकी है, अब इन्हें जाने दो। ये लोग मनुवाद को चलाना चाहते हैं, गरीबों का हक लूटना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बार उन्हें सबक सिखा कर रहेगी। जरा सुन लीजिए खड़गे साहब को। जो अब है सरकार, ये आया, पहले आया राम गया राम बोलते थे, ये पहले आया राम गया राम हरियाणा में शुरू हुआ, अब यहाँ पर जो है बिहार में भी आया नीतीश गया नीतीश ये शुरू हो गया। तो इसीलिए अब एक बार गया तो उसको जाने दो। अगर कभी गलती से फिर तेजस्वी के पास आकर, राहुल जी के पास आकर पूछने लगा, तो कम से कम लोगों के हित में तो मत ले लो उनको, जनता के हित में, क्योंकि वो जब बीजेपी के पास जब गए, इसका मतलब है इस देश में वर्णाश्रम को वो रखना चाहते हैं, मनुवाद को चलाना चाहते हैं, और गरीबों को, आज जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित है, ये सब जब ये बीजेपी की सरकार होगी तब पूरे ये लोग बर्बाद होंगे। इनको कोई हक पहले भी नहीं था, महिलाओं को भी हक नहीं था, दलितों को नहीं था, अछूतों का तो छोड़िए नहीं था, लेकिन जो लोग समाज के नाम से, जो लोग अपनी आइडियोलॉजी लेकर बहुत बातें करते थे और सोशलिस्ट पार्टी के उसूलों को लेके बात करते थे, वही लोग जाकर आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। तो इसीलिए आपको ताकत से लड़ना है, आपके हकूक के लिए हम आपके साथ हैं। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय। तो सुन रहे थे आप यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं राहुल गांधी ने देश में जातिगत जनगणना और आरक्षण में 50% की दीवार तोड़ने की बात आज एक बार फिर इसी पटना में कही है। जरा वो भी सुन लीजिए।
सामाजिक न्याय की हम सब बात करते हैं। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने दो बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। इन वायदों के पीछे सोच क्या थी? सोच थी कि आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। इस सच को पूरा देश पहचानता है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। वो हमारी विचारधारा है। जी हां, ये हमारी विचारधारा है। तेजस्वी यादव ने भी इसी मंच से सीधे बीजेपी को आरक्षण चोर ही बता दिया है। आरक्षण चोर, वोट चोरी की बात तो हो रही है, लेकिन आरक्षण चोर, सुनिए जरा तेजस्वी। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो विजन है, कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। और कितने लोग आप देखते होंगे, जो नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। लाखों के तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने, महागठबंधन ने जो आरक्षण बढ़ाया, उसका लाभ अभी किसी को नहीं मिल रहा, फेंक दिया गया है कूड़ेदान में। ये लोगों ने खत्म कर दिया, चोरी कर ली आरक्षण की, भाजपा के लोगों ने। ये लोग, जो लोग बैठे हैं, ये लोग सब समाज के दुश्मन हैं। हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना आगे करेंगे। मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो सुन रहे थे आप, यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सब, नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, बीजेपी, नीतीश कुमार सब पर बरस रहे हैं। और इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे आरक्षण की बात हो, जाति आधारित जनगणना की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, अति पिछड़ों की बात हो, दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, हर मसले पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। और इसी भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी है। जाति आधारित रैलियों पर उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी गई है, और यह एक कदम है जाति आधारित जनगणना न कराने का। जातियों के उत्थान, अगर उस एक वर्ग है जो गरीब है, पिछड़ा है, उसके उत्थान और उसकी भागीदारी को और कम करने के लिए यह सब किया जा रहा है। जिसके बाद बीजेपी ने, अभी से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण में पटना में यह बात कही। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा आ गए मीडिया के सामने, राहुल गांधी के इसी वक्तव्य पर अपनी टिप्पणी, अपनी पार्टी की का जो बयान है वो लेकर आ गए। तो इसका मतलब साफ साफ है कि कहीं न कहीं परेशानी में भाजपा है। पटना में महागठबंधन का महाजुटान, और कैसे बीजेपी के बिगड़े हैं हालात, पटना से लेकर लद्दाख तक वाया दिल्ली, ये सब कुछ जानेंगे इस चर्चा में। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं, जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को। और लगातार हम पटना की जो खबरें हैं, और आज CWC की पहले बैठक हुई,
CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी या कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, और इस बैठक से जो कुछ निकल के आया है, इसके बाद आज ये जो हाथों में आप देख रहे हैं, जो बैनर है, जो पोस्टर है या जो कागज है, ये क्या है? ये अति पिछड़ों के लिए और उसके अलावा संकल्प पत्र है। ये संकल्प पत्र महागठबंधन का है कि चुनाव आगे हम चुनाव में क्या कुछ करने जा रहे हैं, उसकी पहली पंक्ति यहां पर 10 पॉइंट्स में या 11 पॉइंट्स में वो दी गई है। शकील जी और बेहतर बताएंगे। शकील जी आपका स्वागत है। स्वागत है सुनील शुक्ला जी, स्वागत है प्रेम कुमार जी, स्वागत है अमलेंदु उपाध्याय जी, और स्वागत है हमारे साथी प्रशांत टंडन जी का। आप सबका स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, क्या कुछ हुआ पटना में? और एक साथ फिर मंच में जैसे ये तमाम लोग बैठते हैं, परेशानी में भाजपा नजर आने लगती है, और दूसरी तरफ आज तो बिहार में आज से एक न्याय यात्रा की और शुरुआत हुई है। नाम कुछ मिला नहीं उनको, वो उनका नाम भी न्याय यात्रा ही है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए सीमांचल और कह रहे हैं कि हमने 6 सीटें तो मात्र मांगी थी, आपने दी नहीं, तो हम निकल लिए हैं अपनी झोला उठाए किसी और की मदद करने। आपकी मदद हम नहीं करना चाहते। जैसे 2020 में हमने मदद की थी सीमांचल में, वैसे ही मदद करने निकल गए हैं। खैर, उसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो कुछ पटना में हुआ, प्लीज। जी राजीव जी, आज का दिन बिहार के लिए एक बड़ा दिन था। CWC की मीटिंग और उसके बाद महागठबंधन का अति पिछड़ा न्याय संकल्प, ये 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई। और इसके बाहर जो आपने बताया लेह की, वो एक बड़ी असाधारण किस्म की घटना हुई। बिहार में पटना में आज कांग्रेस ने 2 प्रस्ताव पारित किए हैं अपनी CWC में। एक, उसका बिहार के मतदाताओं के नाम अपील है, जिसमें उसने अपने सारे काम बताए हैं और वाकई जो है किस तरह से बिहार में काम हुए थे जो पिछले 20 साल में सारे खत्म कर दिए गए। दूसरा, उसका राजनीतिक प्रस्ताव है, जिसके तहत अभी आपने बताया कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, और कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं मीडिया डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाइड्रोजन बम ही नहीं, मिनी हाइड्रोजन बम भी आएगा, पहले यूरेनियम बम भी आएगा, प्लेटिनियम बम भी आएगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें, इतने बम, इतने विस्फोट आने वाले हैं। और इस बम और विस्फोट का मतलब है चुनाव आयोग की सच्चाइयों को लोगों के सामने रखना, जो राहुल गांधी ने भी कहा। तो अभी सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो है महागठबंधन का घोषणा पत्र पार्ट फर्स्ट, यह आज रिलीज हो गया, जिसके बारे में ये लोग सारी इतनी बात कर रहे थे कि साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे तो साझा कार्यक्रम नहीं आएगा, वो सब आज हो गया। ये जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प है, ये एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत कांग्रेस ने, आरजेडी ने, CPI ML ने, मुकेश सहनी ने, इन सब ने बता दिया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारी क्या क्या योजनाएं हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है अति पिछड़ा के लिए, जिसमें पिछड़ा भी शामिल है, दलित भी शामिल है, NFS को खत्म करने की घोषणा, नॉट फाउंड सुटेबल। इसके नाम पे लाखों युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया बीजेपी की सरकार में। वैकेंसी निकालते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इस पद के लिए पिछड़ा, दलित, आदिवासी सुटेबल नहीं है, योग्य नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी ने कहा, महागठबंधन ने कहा कि हम इस सिस्टम को खत्म ही कर देंगे। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि बिहार में जो सबसे बड़ा समूह है वो 36% का अति पिछड़ा वर्ग ही है, और वो ही फैसला करेगा कि सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। अभी तक नीतीश बाबू जो 20 साल से सत्ता पर काबिज हैं, वो इसी अति पिछड़ा वर्ग समूह की वजह से हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए किया नहीं। अभी जो हमने बताया कि जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ, जो बिहार के मतदाताओं से अपील हुई, उसमें कांग्रेस ने बहुत साफ साफ कहा है कि मतदाताओं के नाम अपील में कहा है, और ये बताया है, लोग भूल चुके हैं इसको, बिहार के लोगों को याद नहीं है कि गरहरा में एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड बनाया था कांग्रेस ने।
जी, वीडियो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथी शकील अख्तर जी। कोई बात नहीं, जरा जल्दी से। जी, शकील जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। उधर पटना से जुड़े हुए हमारे साथी प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, क्या कुछ पटना में चल रहा है और आज इस महागठबंधन के महाजुटान का क्या कोई इंपैक्ट नजर आ रहा है राजधानी पटना में? और दूसरी बात, क्योंकि चारों दल, जो चार प्रमुख दल हैं इस महागठबंधन के, सब मंच पे थे, और दूसरी तरफ सीडब्ल्यूसी की बैठक भी, कैसे देखा जाए? राजीव जी, पटना उतरते साथ आप पूरे शहर में जिस तरह से देखेंगे कि कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स जो पूरे राजधानी अटी पड़ी दिखी, ऐसा हमें लगता नहीं है कि बहुत लंबे समय में ऐसा दिखाई नहीं दिया जो आज दिख रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, आपने कहा 80 साल बाद हुई, लेकिन एक महागठबंधन वर्किंग कमेटी की बैठक भी दिखी जो आप तस्वीर में दिखा रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं महागठबंधन वर्किंग कमेटी की बैठक, जो अति पिछड़ों के लिए 10 सूत्री मांगे लेकर के आई। और इस पूरे इसमें देखा जाए दोनों आयोजनों में, तो बहुत सही कह रहे थे शकील अख्तर जी कि एक तरह से चुनावी घोषणा पत्र का ये पहला पार्ट हम देख रहे हैं कि चुनाव घोषणा पत्र शुरू हो गया है। और इसमें फोकस जो है कांग्रेस का साफ दिख रहा है। कांग्रेस का फोकस अति पिछड़ा वर्ग पर कांग्रेस फोकस कर रही है। अब इस राजनीति को भी समझने की जरूरत है। बिहार में जहां आरजेडी पिछड़ा और मुसलमान एक कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं, उसी तरह से कांग्रेस भी किसी समय में जो इसका जनाधार हुआ करता था, ब्राह्मण, दलित, अति पिछड़ा, कांग्रेस अपने उस जनाधार को खोजती हुई नजर आ रही है और बहुत शिद्दत के साथ खोजती नजर आ रही है। महागठबंधन का कॉम्बिनेशन भी एक दूसरे के खिलाफ ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम हो, इसके लिए भी हमें दिख रहा है कि कांग्रेस ने अति पिछड़ा पर फोकस किया है ताकि महागठबंधन मजबूत हो। और ये ऐसा नहीं कि आज दिख रहा है, कांग्रेस इसके लिए लगातार प्रयास करती रही है। और कांग्रेस की कोशिश सवर्णों को भी जोड़ने की है। यही वजह है कि कन्हैया कुमार की यात्रा शुरू हुई थी। जब कांग्रेस यहाँ अपनी सुगबुगाहट शुरू कर रही थी तो कन्हैया कुमार ने यात्रा निकाली थी, वो एक कोशिश थी। लेकिन राहुल गांधी जो नारा लेकर चल रहे हैं जातीय जनगणना का, जिस पर आज भी उन्होंने जोर दिया, और 50% के रिजर्वेशन के बैरियर को तोड़ने का, ताकि रिजर्वेशन को जो तबका हासिल नहीं कर सका है, खास करके अति पिछड़ा, और जो अति पिछड़ा वर्ग में जो आज जो संकल्प पारित हुआ है उसमें भी यह है कि उनके लिए आरक्षण को बढ़ाया जाए, और जो आरक्षण जहां मिल रहा है उसमें अति पिछड़ा को कैसे ज्यादा मिले, इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे बिंदु रखे हैं, जिसको अभी हम बताने की जरूरत नहीं समझते। वो 10 बिंदु है, आप बता भी सकते हैं और पहले भी ऐसे भी लोगों को जानकारी हो जाएगी। 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चाहे तो उसके बारे में हम चर्चा कर लें। 3-4 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें ये है कि अति पिछड़ा पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% के आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सब लोग जानते हैं 9वीं अनुसूची में शामिल करने का मतलब क्या है, यानी उस कानून को फिर कोई छेड़ नहीं सकता, उसमें संशोधन नहीं कर सकता। नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट सुटेबल फाउंड जैसी अवधारणा को अवैध घोषित करने की भी बात हुई है। और तो इस तरीके से एक और कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हमने आपको बताया। तो ये जो पारित हुआ है ये फोकस बताता है, पॉलिटिक्स का फोकस बता रहा है। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने जब इसमें अपनी बात जोड़ी और कहा कि आरक्षण चोरी हो रहा है,
तो उसमें भी वो नॉट सुटेबल फाउंड भी है और कई वैसी सारी चीजें भी हैं कि आरक्षण घोषित करने के बाद भी आरक्षित वर्ग को उसका लाभ नहीं दिया जाता है और पेंडिंग कर दिया जाता है और बाद में उसको भी जनरल बना करके पेश कर दिया जाता है। ये आवाज उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में भी हमने उठते हुए देखा है, जहां अति पिछड़ा की राजनीति करने वाले लोग भले ही वो बीजेपी के भी साथ क्यों नहीं हो, लेकिन इस मुद्दे पर वो एनडीए से भी मतभेद जाहिर करते रहे हैं। तो ये बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। तो कांग्रेस ने इस आयोजन से एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और दूसरा अपने सहयोगी गठबंधन को जोड़ करके अति पिछड़ा के बैनर तले इकट्ठा करके एक तरह से राजनीतिक अभिव्यक्ति को, इलेक्शन के स्लोगन को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, बना दिया है, पिच तैयार कर दी है कि किस पिच पर उनको चुनाव लड़ना है। देखिए, रोजगार बेरोजगारी का पिच है ही, तेजस्वी यादव ने बना रखा है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार से उठकर पूरे देश में फैल चुका है और राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को दरअसल इस CWC की मीटिंग में भी ये पारित हो गया है कि इस पर लड़ाई आगे बढ़ानी है। तो ये मुद्दा छोड़ा जाने वाला नहीं है, क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे को इस रूप में जोड़ा जा रहा है कि अगर वोट चोरी से बनी हुई सरकार होगी तो युवाओं को कभी न्याय नहीं मिलेगा, कभी रोजगार नहीं मिलेगा, गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा, अमीरों के लिए नीतियां बनेगी। ये सारी चीजें वोट चोरी से जोड़कर कांग्रेस बना रही है। यानी वोट चोरी सिर्फ वोट के अधिकार की बात नहीं, वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, कोई छीन लेगा तो उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो उससे बचने के लिए जरूरी है कि वोट चोरी की सरकार को रोका जाए। तो वोट चोरी का मुद्दा एस्टैब्लिश्ड करने के लिए भी कांग्रेस तैयार दिखती है, वो इससे पीछे नहीं होना चाहती। और जो जरूरी मुद्दे हैं जिससे चुनाव लड़ने और जीतने की बात की जाती है उसको भी वोट चोरी से कांग्रेस जोड़ रही है। तेजस्वी यादव भी अपनी बात रख रही हैं, दूसरे नेता भी रख रहे हैं। तो इस तरह से हमें लगता है कि पटना में महागठबंधन का ये जो महाजुटान है, ये वास्तव में राहुल गांधी की यात्रा, तेजस्वी की यात्रा और उससे पहले कन्हैया कुमार की यात्रा और आज CWC की बैठक एक सीक्वेंस है, एक्टिविटीज की सीक्वेंस है और उस टेम्पो को अपोजिशन लूज नहीं कर रही है। इस टेम्पो के सामने एनडीए का वो टेम्पो दिखता नहीं है और यही कारण है कि बिहार का चुनाव इस बार बिल्कुल अलग किस्म से, अलग तेवर में लड़ता हुआ विपक्ष दिख रहा है। जी, अलग किस्म से, अलग तेवर में विपक्ष लड़ता हुआ दिख रहा है। जल्दी से आना चाहता हूं शकील जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हमारे तमाम साथी बने हुए हैं। प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी, अमलेंदु उपाध्याय जी सब हैं। शकील जी, अपनी बात पूरी कीजिए। राजीव जी, हम कह रहे थे गरहरा की बात कि वहां एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड बनाया गया था, आज कहां है किसी को नहीं मालूम। सिंदरी में देश का पहला उर्वरक कारखाना, यह बात कांग्रेस ने लिख के दी है सारी की सारी। बिहार के मतदाताओं से अपील कि बिहार के मतदाताओं जान लो, बरौनी में रिफाइनरी, नवीनगर में थर्मल पावर प्लांट और 33 चीनी मिले, 33 चीनी मिले। देश का 27% चीनी उत्पादन बिहार से होता था, आज 3% भी नहीं रहा। तो बिहार के लोगों को कांग्रेस ने सीधा संबोधित किया है और कहा है कि हम आपके बीच में इसीलिए आए हैं ताकि आपको इन सारी बातों की जानकारी दे सके। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी बात राजीव जी कही है, जिसको हम पहले भी उठाते रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं, SIR का मुद्दा तो कांग्रेस ने उठाया ही है, लेकिन एक जो मुद्दा है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो ज्यादा एड्रेस नहीं हो पाया, आज कांग्रेस ने उसको उठा लिया और वो भ्रष्टाचार किस वजह से है वो बता दिया। बिहार भूमि सर्वेक्षण, कांग्रेस ने कहा है कि ये SIR की तरह ही जनता को लूटने का, जनता के वोट चोरी का जिस तरह था, इसमें जमीन चोरी करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार भूमि सर्वेक्षण के नाम पे हर आदमी को अपनी भूमि का सर्वेक्षण करवाना पड़ रहा है, कृषि भूमि का, और जो हमने पहले बताया था इसी में जो है हर जगह उसको पैसा देना पड़ रहा है। कृषि भूमि कदम पे पैसा देना पड़ रहा है। अगर कोई भी भूमि हो, चाहे कृषि हो, औद्योगिक हो, घर के लिए हो, कोई भी भूमि हो, हर के लिए है ये। अगर आप नहीं गए तो जी जमीन गई आपकी जी। तो ये जो है बिहार भूमि सर्वेक्षण जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था और जिसको अब कांग्रेस ने छेड़ दिया है। ये हर एक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके अलावा
जो एक सबसे खास बात है वो राहुल ने जो आज कही, इससे पहले भी कह चुके थे, ये भी ज्यादा एड्रेस नहीं हो पाती है, आज भी नहीं हुई। राहुल ने आज फिर गरीब जनरल कास्ट की बात की। दरअसल बिहार में समस्या यह है कि बीजेपी लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि कांग्रेस या आरजेडी कुछ खास समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राहुल ने आज फिर कहा कि गरीब जनरल कास्ट के लिए भी हम काम करने जा रहे हैं। यह बहुत जरूरी था, नहीं तो अभी तक बीजेपी ये समझती थी कि जो सवर्ण है, हालांकि उसका प्रतिशत काफी कम है, लेकिन वो कहती थी कि सवर्ण सारा हमारा साथ है। इसके अलावा एक दूसरी बात उसने कहना शुरू कर दी थी कि अब सवर्ण जो है वो ये तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन राहुल ने गरीब जनरल कास्ट की गिनती भी हम अलग से करेंगे और गरीब जनरल कास्ट को भी अधिकार देंगे, ये कहके एक उनका जो ये इस तरह का प्रचार था उसकी हवा निकाल दी है। अब हम थोड़ी सी बात लेह की कर ले, जो आपने कहा था, बहुत जरूरी बात है जी। देखिए, लेह जो है इंडिया का सबसे शांत जिला है, वहां पे जेल खाली पड़ी रहती है, कोई अपराध नहीं, कोई हिंसा नहीं, मगर बीजेपी ने वहां जिस तरह से अलगाव के बीज बोए, विभाजन के बीज बोए और हिंसा को बढ़ावा दिया, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वो लेह में हुआ, जिसके लिए आपने कहा हम उसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक कभी भी विपक्ष के दलों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। ये बीजेपी ही उन पर आरोप लगाती रहती है कि चरखे से आजादी नहीं मिली है, लेकिन कांग्रेस ने पूरा आंदोलन जो चंपारण से शुरू हुआ था, इसी बिहार से अहिंसा के तरीके से लड़ा। इसलिए हिंसा का हमेशा विरोध है। और यहां पे बीजेपी ने करा क्या कि यहां पे बौद्ध समुदाय है, सबसे बड़ा बौद्ध बहुल इलाका है, उनको वहां के मुसलमानों से लड़वाया जी। बौद्धों का एक एनबीए बनवाया, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन। उसके रिएक्शन में लद्दाख मुस्लिम एसोसिएशन बना, लद्दाख को, लेह को पूरा खराब कर दिया, हिंसा की बीज बोए वहां पे। और आज आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। राहुल ने जिस जेन जी की बात की थी, आज सारा मीडिया भरा पड़ा है कि जेन जी ने ये किया है। जेन जी की आप बात तो सुन लो कम से कम कि जेन जी क्या रहा है। सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पे थे 15 दिन से, आज उन्होंने तोड़ दी हिंसा के बाद में, जैसे महात्मा गांधी ने तोड़ी थी चोरी चोरा के बाद में, कहा था उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया था, उन्होंने तोड़ दी अपनी गांधीवादी है सोनम वांगचुक। उन्होंने कहा कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। उन्होंने लेह से दिल्ली तक की यात्रा की थी, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे। भाई, लेह को आपने वादा किया था कि इसको हम जम्मू कश्मीर से अलग कर रहे हैं, इसका विकास करेंगे, तो इसको एक अलग प्रदेश के रूप में आप मान्यता क्यों नहीं देते हो, क्यों नहीं बनाते हो फुल फ्लेज प्रदेश? न जम्मू कश्मीर को बनाया आपने, न इसको बनाया, और आज युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। बहुत गलत हुआ ये, पहाड़ की चोटी से फूटा है ये, ऊपर से अगर नीचे तक आ गया ये फिसलता हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मोदी जी जो है इन सारी चीजों को समझने को तैयार ही नहीं है। वो सोचते हैं केवल बातों से, भाषणों से, कहानियों से वो तख्ता पलट देंगे, लेकिन अब वो होने वाला नहीं है। मोदी जी का ग्राफ गिरता चला जा रहा है, और आज जो बिहार में कांग्रेस का ये हुआ, तो ये बिहार इस बात का फैसला करेगा कि अब जो है मोदी जी की राजनीति कहां जाएगी। जी राजीव जी। जी, मोदी जी की राजनीति बिहार से एक डायरेक्शन उनकी राजनीति को मिलने वाला है क्या? मोदी जी की राजनीति क्या खतरे में है? क्या बीजेपी के हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं? इन सबको के तार बिहार से कैसे जुड़े हुए हैं? प्रशांत टंडन जी, आज सुबह खबर आई अखबारों में कि इलेक्शन कमीशन ने एक नया नियम लाया है, लेकर वो आया है इलेक्शन कमीशन, और उस नियम के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यहाँ भी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि पूरे तौर पे ये साफ दिखता है। और दूसरी तरफ वहाँ पटना से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य सब गरज रहे हैं। कैसे देखा जाए? और फिर उसके बाद आप देखिए तो लद्दाख की स्थिति दूसरी है। अनम्यूट कीजिए जी, आ रही है आवाज, आ रही है। 3 बड़ी घटनाएं हैं। आज कांग्रेस की ऐतिहासिक वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और सभा हुई, और उसमें
आने वाले बिहार के इलेक्शन की दिशा तय हो गई। दूसरी घटना हुई कि चुनाव आयोग को आखिरकार आधार की शरण में जाना पड़ा। और तीसरा कि जेन जी ने बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया लेह में। ये तीनों बड़ी घटनाएं हैं और आने वाले समय की राजनीति और घटनाओं का जो इतिहास का मूवमेंट है उसको ये तय करेंगे। बिहार से शुरू करता हूँ। बिहार में देखिए दो बड़ी बातें हुई हैं। एक तो वोट चोरी, आरक्षण चोरी और जमीन चोरी, इन तीन मुद्दों पर बिहार का चुनाव लगता है कि अब होगा। ये एजेंडा बिहार के चुनाव का सेट हो गया कि नया बिहार तभी बनेगा जब ये चोरियां रुकेंगी, वोट चोरी, आरक्षण चोरी और जमीन चोरी, जिसकी अभी चर्चा आपने की। और ये तेजस्वी यादव ने बहुत साफ कर दिया, वहां पे राहुल गांधी ने बहुत साफ कर दिया और बहुत स्पष्ट लाइन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तय कर दी बिल्कुल। और वो एक मोहर लग रही है बिहार से, जो कि सामाजिक न्याय की जमीन है। वो क्या है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद आर्थिक न्याय की जगह अब सामाजिक न्याय के रास्ते आर्थिक न्याय पे आ चुकी है। और ये कांग्रेस पार्टी की नई जो आइडियोलॉजी है, जिसको राहुल गांधी रोज इसको मुखर करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे रोज मुखर करते हैं, उसको मोहर आज लग गई। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उठाई उत्तर प्रदेश की, मुख्यमंत्री के वहाँ की जो आदेश आया है उत्तर प्रदेश का कि जाति आधारित रैलियां नहीं होंगी। तो इस देश में जाति आधारित सभाएं करना केवल ब्राह्मण, ठाकुर या अपर कास्ट को ही अलाउड था अभी तक। और जब एक समाज जो है वो एम्पावर होकर भारत के संविधान से आ रहा है, जब उसको अपनी आवाज मुखर करनी है तो आप प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का दिन जो है बिहार के लिए रहा। ये तीन नारे वहां से निकल कर आ गए। अब इस पे चुनाव होगा। चुनाव आयोग बीजेपी जो है राहुल गांधी के दबाव में, एक सप्ताह अलंग का जब उन्होंने वोट डिलीशन का किया, उसके एक सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग ने ये कहा कि अब वो ई सिग्नेचर होगा, जिसमें आधार लिंक जो है वोटर आईडी ही मानी जाएगी। यानी वोटर आईडी को भी मान रहे हैं आप, जो एसआईआर में आपने मना किया, और आधार को भी मान रहे हैं, जिसपे आप सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ते रहे। ये बेसिकली अपराध का कबूलनामा है कि अलंग में जो राहुल गांधी ने किया है वो सही है। चुनाव आयोग ने उसकी पुष्टि की है कि उनसे गलती हो रही थी, उनसे अपराध हुआ है। ये वोटर डिलीशन जो हुए हैं उसमें लूप होल है, उस लूप होल को एक्सेप्ट कर लिया है। ये कबूलनामा है चुनाव आयोग का। और अब वो उसका एक तोड़ देकर आए हैं कि आधार भी आवश्यक होगा तभी वेरीफाई होगा। अभी तक क्या था, हम इस पे न्यूज पॉइंट में चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि वोटर डिलीशन कोई थर्ड पार्टी कर रहा है, वो किसी का आधार इस्तेमाल कर रहा है, किसी और का मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहा है जिसपे ओटीपी जा रहा है, उस पर कोई वेरिफिकेशन नहीं था। जो पोर्टल था जो वोटर डिलीशन का, उसमें इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं था। अब राहुल गांधी के आरोप के बाद ये उसमें वेरिफिकेशन आया है। इसका मतलब कि आपने गुंजाइश दे रखी थी कि वोटर डिलीशन अपोजिशन वाले वोटर्स के करो। ये अपराध का एडमिशन है, ये एडमिशन ऑफ क्राइम है चुनाव आयोग के द्वारा। और दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिखाई दे रही है राजीव जी, बिहार से आज बीजेपी के अंदर बहुत डायलेमा है, बहुत इसको कहे कि वहां पोक की स्थिति है, आगे कुआं पीछे खाई। वो क्या है कि चुनाव आयोग की मदद से
अगर वो बिहार का चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग, जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हो चुकी है और अभी अब आगे राहुल गांधी के जो खुलासे आएंगे उसमें और डाउन होगी, उसके बाद उनको ले दिख रहा है कि ले में क्या हुआ है आज। तो ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के सामने है कि आप चुनाव आयोग की मदद से बिहार तो जीत लेंगे, लेकिन फिर आगे के चुनाव का रास्ता चुनाव आयोग के मदद से मुश्किल हो जाएगा, वो उसमें कठिनाई आ जाएगी और ये पूरा 2029 तक के चुनाव तक ये मामला जाएगा। तो चुनाव आयोग को जनता का गुस्सा देखना पड़ेगा, जिसमें बिहार में अभी हम देख रहे हैं SIR के दौरान कि जनता में कितना गुस्सा है। जनता ने जिसकी सरकार बनाई वो सरकार नहीं बनेगी तो फिर आंदोलन का रास्ता आएगा और चुनाव आयोग पे आरोप आएंगे। फिर चुनाव आयोग बंगाल में या आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी की वैसी मदद नहीं कर पाएगा जो दावे पार्लियामेंट से लेके सब जगह किए जाते हैं कि अगले 50 साल तक सत्ता में हम ही रहेंगे। तो चुनाव आयोग दबाव में है। और दूसरा कि जो आरक्षण और सामाजिक न्याय, इसमें नीतीश कुमार दखल दे ही नहीं पाएंगे। और एक आखिरी बात कि जो वोट चोरी का मुद्दा आने के बाद क्या हुआ है कि धनाधन पैसे बांटे जा रहे हैं। मुद्दा नहीं है तो वोट खरीदो, तो किसी को टैबलेट खरीदने के लिए, किसी को वजीफा, किसी को क्या, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए चुनाव तक बांटने की योजना है जो शुरू हो चुका है। 7 तारीख को, लगभग 7 अक्टूबर को संभावना है कि चुनाव आयोग घोषित करेगा बिहार का चुनाव। उसके पहले ये हजारों करोड़ रुपया बांट देना चाहते हैं किसी अलग अलग स्कीमों के थ्रू। तो मुद्दा नहीं है तो वोट खरीदो, ये दबाव में बीजेपी है। लेकिन अगर बिहार से में चुनाव कामयाब नहीं हुए तो मोदी जी के ऊपर आगे की राजनीति का रास्ता बड़ा मुश्किल होगा यहाँ से। जी, आगे की राजनीति का रास्ता जो है बिहार से मुश्किल होगा अगर कामयाब नहीं होंगे तो। और उधर लद्दाख में मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा रही है वहाँ की जनता, वहाँ का जो युवा है वो। और लद्दाख में जो मामला है वो है लद्दाख को यूटी, जो वहाँ पर यूटी का मामला है उससे बाहर निकालने का। और ये इधर लेकिन बिहार चलते हैं पहले, और बिहार से लेकर चुनाव आयोग तक जरा समझना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपसे भी कि कैसे देखते हैं आप। और चूंकि चुनाव आयोग भी बिहार में ही फंसा हुआ है, आप देखिए, और चुनाव आयोग अब जब अलंग में फंसा तो वहां से एक नई कहानी शुरुआत उसकी हो चुकी है और अब आधार कार्ड वेरिफिकेशन चाहिए चुनाव आयोग को। लेकिन चुनाव आयोग से पहले जरा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबके भाषण आपने सुने, तेजस्वी यादव के भाषण को भी आपने सुना है। क्या कुछ पैगाम दे रहे हैं आज, क्या दे गए ये लोग? धन्यवाद राजीव जी। जो आज एक तो जो CWC की मीटिंग हुई यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी उस मीटिंग को लेकर के बहुत हमलावर है। मैं कहीं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, रविशंकर प्रसाद जी की बहुत तगड़ी आलोचना कर रहे थे कि 86 साल बाद कांग्रेस को याद आई बिहार की। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से उनका कोई जवाब नहीं देते हुए नहीं पाएंगे। आज जो अति पिछड़ा वर्ग को लेकर के जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, वह इनके जो फ्रीबीज थे, जो रेवड़ियां थी, उसको एकदम खत्म कर दिया। आरक्षण देने की बात, सहूलियतें देने की बात, पंचायतों में प्रतिनिधित्व देने की बात, शिक्षण संस्थाओं में स्थान देने के बाद अति पिछड़े वर्ग के लोगों को देकर के जो रेवड़ियों के माध्यम से एक प्रयास कर रही थी एनडीए सरकार, मोदी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी, वह बेबुनियाद हो गई। सवाल है कि लोगों को अपनी समस्याओं का स्थायी हल चाहिए, उनको रोजगार का अवसर चाहिए, उनको पढ़ने पढ़ाने के मौके चाहिए। और वो आप तब तक, अगर आप उसके लिए कोई अस्थायी प्रभावी व्यवस्था नहीं करते
तो 2000, 4000, 5000 रुपए दे करके आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। ये तो लगातार चलता चला। लेकिन आज जो बिहार की स्थिति है, अति पिछड़ों की संख्या भी बहुत जबरदस्त है, लगभग 36%, 37% उनकी संख्या है। और ये अभी तक पूरे के पूरे, जो अगर आप 20 साल का 2 दशक का सरकार का आप याद कीजिए, तो उनको कोई लाभ हुआ नहीं है। वो अभी जहां के तहां वहीं पड़े हुए हैं। और इस वर्ग को नीतीश कुमार जी की सरकार इस तरह के छोटे छोटे आर्थिक राहत दे करके, कुछ पैसे दे करके प्रभावित या उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। यह पूरी की पूरी कोशिश आज के घोषणा पत्र से लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई। राहुल गांधी ने या कांग्रेस के लोगों ने जो मुद्दे उठाए, वह मुद्दे वो लगातार उठाते चले आ रहे हैं। और सीडब्ल्यूसी मीटिंग से सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो विमर्श, राजनीतिक विमर्श बिहार में पैदा हुआ है इंडिया दल समूह के द्वारा, आरजेडी के द्वारा या पूरे इंडिया दल समूह के सभी 5 दलों के द्वारा, वह लगातार बना रहेगा। यह कोशिश है कांग्रेस की, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा, उसके पहले बीजेपी की कन्हैया कुमार की यात्रा, फिर तेजस्वी यादव की यात्रा, फिर आज सीडब्ल्यूसी की बैठक, सीडब्ल्यूसी में सभी नेताओं की उपस्थिति, ये उस विमर्श को आगे बढ़ाए और लोगों के बीच में मौजूद रखने की कोशिश है, जिसको लेकर के इंडिया दल समूह मैदान में है। एक तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या आप कहिए अपने पक्ष में इंडिया दल समूह ने इस अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक लेख वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी समुदाय को अक्षम, अकर्मण्य बनाना चाहते हैं तो आप उसको लगातार आरक्षण देते रहिए, बिना कुछ किए उसको लाभ देते रहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया उस अपने आलेख में कि अगर ऐसे आरक्षण से क्या फायदा है जिसका लाभ कुछ ही उस वर्ग के कुछ ही लोग उठाते चले जा रहे हैं। सवाल है कि आरक्षण आप देते क्यों? यही, अगर आप याद कीजिए 2015 में इसी तरह का बयान दिया था मोहन भागवत साहब, जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था का पुनरीक्षण होना चाहिए। आज योगी जी का एक लेख बहुत चर्चा में है, जिसमें उन्होंने इतनी बातें उठाई है। इसी तरह से यह बात भी है जिसमें बीजेपी की सरकार में, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी जी की, जिसमें उन्होंने जातीय सम्मेलनों पर रोक लगाने की बात कही है। मान लिया गया है कि यह अदालती आदेश है और उस आदेश के प्रभाव में यह आदेश जारी किया गया। भारतीय जनता पार्टी जो इस आदेश को तत्काल लागू कर दी, इसके खिलाफ वो अपील में जाने के लिए तैयार नहीं हुई, इसको लेकर के कोई कानूनी संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं, उससे तत्काल आदेश जारी कर दिया। 2017 के चुनाव में अगर आप याद कीजिए, 2017 या अभी 2020 का जो विधानसभा का चुनाव था, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर जातीय सम्मेलन किए थे। क्या फिर खेद व्यक्त करने के लिए तैयार है कि जो सम्मेलन हमने किए वो नहीं होने चाहिए थे? क्या यह तथ्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल कम से कम 2 दल, निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में और सुभाषपा जो राजभर साहब की पार्टी, यह जाति विशेष की बात नहीं करते, वर्ग विशेष की बात नहीं करते? आप अगर ये निर्णय लेते हैं कि जाति का उल्लेख नहीं होगा, जातीय सम्मेलन नहीं होंगे, पुलिस के रिकॉर्ड में भी आप जाति का उल्लेख नहीं करेंगे, तो फिर आखिर इन जातियों को जो संविधान से संरक्षण मिला हुआ है उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? जो SC/ST कानून है वो कैसे लागू होगा अगर आप पीड़ित व्यक्ति के जाति का उल्लेख नहीं करते? तो जो उसको अनुसूचित जाति होने के नाते जो उसे एक आरक्षण मिला हुआ है, एक तरह का संरक्षण मिला हुआ है, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? कैसे संभव है? तो एक तरफ का इंडिया दल समूह का, कांग्रेस का वो मुद्दा है कि वह अति पिछड़ों के साथ खड़े हैं, जो समाज का सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग है बिहार में। दूसरी तरफ बीजेपी के योगी जी का यह बयान सामने आया है, बाकायदा लिखत पढ़त में है वो, कि वह जाति संबोधन खत्म करना चाहते हैं, जातीय सम्मेलन खत्म करना चाहते हैं और आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में भी सुधार के पक्षधर है। ये बड़े सवाल हो गए दोनों, और यह विमर्श बिहार में बहुत ही प्रभावी होगा। और न केवल बिहार, बाद में अगर आप उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा उसमें भी यह प्रभावी होगा। यह अति पिछड़ों की बात करके और यहाँ तक कि जो आर्थिक रूप से विपन्न है सवर्णों की बात करके, इंडिया दल समूह ने सभी वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। और यह जो चुनाव है वह, मेरा अपना मानना यह है कि यह गवर्नेंस को लेकर के, यह गवर्नेंस में यह मुद्दा है कि आखिर पिछले 20 वर्षों में जो समाज का वंचित वर्ग है उसके लिए आपने किया क्या, कोशिश कौन सी आपने की?
ये एक ऐसा विषय इसमें है जिससे मेरा अपना मानना है कि इंडिया दल समूह ने जबरदस्त बढ़त बनाई। बिहार में जातीय सोच, जातीय पिछड़ापन यह यथार्थ है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और उनको लगता है कि हमारे वर्ग के लोगों का जो आर्थिक और सामाजिक विकास है वो होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से बात करने के लिए तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी अभी भी वो ये चाहती है कि वो जो उसके अपने राजनीति करने के तरीके हैं वह उसी पे चुनाव को ले जाया जाए, जो संभव नहीं दिखता। विकास का नारा भी इनका विफल हो गया। इसलिए अगर ये बड़ा विमर्श है कि अगर वैशाली जिले में एक फ्लाईओवर बनने के लिए 10 साल लग जाए और ये आरोप वहां के स्थानीय सांसद और बीजेपी के सांसद पर लगे कि वो फ्लाईओवर को बनने नहीं दे रहे थे, तो क्या बात आगे नहीं जाएगी? क्या ये बात लोगों में विमर्श में नहीं जाएगा? जो नीतीश कुमार जी लगातार ये कहते रहे कि वो CCC के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, चाहे जात के, चाहे वो सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे करप्शन का सवाल हो, और चाहे अपराध का सवाल हो, इन तीनों पर आज की तारीख में सरकार घिरी हुई है। ऐसे में अपने घोषित मुद्दों से घिरी हुई सरकार के सामने इंडिया दल समूह के द्वारा सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण के इन मुद्दों को ला करके उसने अपनी एक जबरदस्त राजनीतिक बात बनाई हुई है। और मेरा मानना यह है कि बिहार के चुनाव में इस घोषणा का असर होगा और प्रभावी असर होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन घोषणाओं का घोषणा जो है ये अति पिछड़ा जो आज सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन में क्या कुछ निकल के आया है अभी जरा दिखा रहे थे, हमारी टीम दिखा रही थी, जरा उसको स्क्रीन पर ले आइए। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये देखना कि किन किन चीज़ों को इसको थोड़ा सा अगर हाईलाइट करें। जी बिल्कुल, और ये अति पिछड़ा न्याय संकल्प, और इसमें 10 बिंदु हैं महत्वपूर्ण। उन 10 बिंदुओं को यहाँ उजागर करते हुए अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट फॉर सुटेबल यानी NFS जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा। 25 करोड़ रुपयों तक के सरकारी ठेकों आपूर्तिकारियों में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा और आरक्षण की देख रेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा। यहाँ अंडरलाइंड है ये मामला कि आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा। ये बात यहां पर महत्वपूर्ण ढंग से कही गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आज अति पिछड़ा न्याय संकल्प यहां पर पारित किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार में आज CWC की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 1940 जिस समय देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिस समय दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध को फेस कर रही थी, उस समय बिहार के इसी सदाकत आश्रम में एक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। उसके 85 साल बाद, 85 ईयर्स के बाद ये फिर से आज बैठक हुई है। और इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बिल्कुल सामने चुनाव है। अगले 10 दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी बिहार में, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग को घेरने की जुगत में
लगे हुए हैं राहुल गांधी, और जुगत ही नहीं बल्कि रोज नए नए खुलासे करते हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग इसमें परेशान है और इन सब के बीच राहुल गांधी युवाओं का आह्वान भी कर रहे हैं। तो इन सब को अगर एक साथ देखा जाए तो परिस्थितियां बहुत बदली सी नजर आती हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास जल्दी से, फिर प्रेम कुमार जी, शकील अख्तर जी, तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं। अमलेंदु जी क्या कहेंगे? जी, आज एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए अपना मतलब लड़ाई की शुरुआत कर दी, और एक तरीके से ये देखा जाए तो बीजेपी और जो एनडीए है उससे एक हाथ आगे बढ़कर कांग्रेस ने पहली अपनी शुरुआत जो है कर दी है। एजेंडा उसने अपना सामने रख दिया है कि हमारा एजेंडा बिहार चुनाव के लिए क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अभी तक ना अपना एजेंडा सेट कर पाए हैं, ना सीटें तय कर पाए हैं, जबकि राजीव जी इंडिया गठबंधन ने आज अपना एजेंडा भी रख दिया और ये भी बता दिया कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का जो बीज वक्तव्य था जिसकी उन्होंने शुरुआत की, उसके आखिर में उन्होंने यही कहा कि हम जो भी करेंगे, जो भी हमने वायदे किए हैं या जो हम बातें कर रहे हैं, ये हम इंडिया गठबंधन के अपने साथियों के साथ मिलकर करेंगे। तो यानी ये एक स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव में जा रहा है। सरकार बनने पर एजेंडा क्या होगा ये तय कर दिया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंडे की हवा निकालने की ये भी कोशिश की गई कि सब तेजस्वी आ जाएंगे तो तेजस्वी का जो है राज होगा, अकेले तेजस्वी होंगे। तो ये भी बता दिया गया कि सरकार जो होगी वो ना तेजस्वी की होगी, ना कांग्रेस की होगी, ना मुकेश सहनी की होगी, ना भाकपा माले की होगी, सरकार इंडिया गठबंधन की होगी। ये भी एक तरीके से साफ तौर पर संदेश दे दिया गया, और एजेंडा जो होगा वो भी साझा इंडिया गठबंधन का ही होगा। और चाहे वो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए बातें कही गई हो, चाहे कांग्रेस की CWC से जो प्रस्ताव आए उसके जरिए एक लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बिहार के सामने रख दिया गया कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन ये है। और ये भी बताया गया कि कांग्रेस का जब समय था तो किस तरीके से बिहार आगे बढ़ रहा था, और कांग्रेस का जब शासन नहीं रहा, 20 साल से जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सरकार में है, तो किस तरीके से बिहार की दुर्दशा की गई है। तो यानी राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर और बिहार सेंट्रिक मुद्दे जो हैं वो सारे खोलकर आज कांग्रेस ने सामने रख दिए, जनता के सामने अपना एक पक्ष रख दिया, ये बताने के लिए कि हमारे पास ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की मां को लेकर बात कर रही है, उसके पास और कुछ नहीं है, केवल मोदी जी की मां है। लेकिन हमारे पास जो है वो बिहार को विकसित बनाने के लिए एक रोड मैप है, बिहार की जो आर्थिक दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए एक रोड मैप है, जो सामाजिक व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए रोड मैप है, और बिहार में जो कानून व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक रोड मैप है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के पास कोई रोड मैप नहीं है। दूसरा, जो एक सीधे प्रहार जो थे वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर जो किए गए, भ्रष्टाचार को लेकर के भी जो खास तौर से प्रहार किए गए, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक तरीके से कहा जाए कि जो सुशासन बाबू समझे जाते थे, उन सुशासन बाबू को बिल्कुल जो है वो चीर हरण करके जो है रख दिया गया। ये सुशासन बाबू जो है वास्तव में कुशासन बाबू बन चुके हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब मुक्ति चाहती है नीतीश कुमार से। एक तरीके से ये उन्होंने कहा कि इनको बोझ लगने लगे। तो अब नीतीश कुमार किसी के लिए बोझ होना नहीं हो राजीव जी, लेकिन अभी मुद्दा जो है मतलब सेंटर में नीतीश कुमार जी हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करे, चाहे कांग्रेस बात करे, तो सेंटर में नीतीश कुमार जी रहेंगे। लेकिन उस सेंटर के साथ साथ ये तय हो गया है कि उस सेंटर में आने के लिए कांग्रेस तैयार है। जी, बिल्कुल। शकील जी, कैसे देखा जाए, और खासकर बिहार से क्या वो पैगाम देने में आज कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी गठबंधन जो है वो यहां पर सफल होते हुए दिखाई दिए क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को? राजीव जी, कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट पैगाम दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा, पत्रकारों से कहा कि आप याद कर लीजिए कि तेलंगाना में इसी तरह हमने चुनाव से 2 महीने पहले CWC की थी, और उसके बाद नतीजे क्या हुए। और उन्होंने फिर इसको और स्पष्ट कर दिया कि 2 महीने बाद हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। इससे बड़ा पैगाम और कोई नहीं हो सकता। ये जो बीजेपी बात कर रही है, रविशंकर प्रसाद बात कर रहे हैं कि इतने साल बाद यहां CWC करने आए। कांग्रेस ने देश के हर कोने में जाके CWC की है, अपने अधिवेशन किए हैं, आजादी के पहले और आजादी के बाद तक।
ये जो बीजेपी की आदत है या बीजेपी की राजनीति है कि हमेशा दूसरों पर सवाल उठाना। 11 साल में आपने क्या किया, 100 साल आपके संघ को हो रहे उसने क्या किया, इस पर बात नहीं करेंगे। अरे कांग्रेस कब कहां करने जाएगी इसका फैसला क्या आप करोगे? कांग्रेस यहां आई क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त लगा कि यहां करना चाहिए। कांग्रेस कल किसी दूसरे प्रदेश में जाएगी। अभी उसने बेलगामी में किया, कर्नाटक में सीडब्ल्यूसी। तो कांग्रेस हर जगह करती है। तो इस सवाल का कोई महत्व नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए इसी सवाल का महत्व है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 साल से लगातार यही कहते चले आ रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, नेहरू ने ये नहीं किया। सारे दोष नेहरू के ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। आपने क्या किया? आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने से सीज फायर किया। किस वक्त किया? जब भारतीय सेना जीत रही थी, आगे बढ़ रही थी। ये सारे सवाल जो है बहुत मुश्किल सवाल है जिनको बीजेपी को फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेह की बात। देखिए, लेह में इन्होंने अगर सावधानी नहीं बरती, उसको राज्य का दर्जा देने की कार्रवाई शुरू नहीं की, तो बीजेपी के लिए या बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि लेह का असर हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे, हम जम्मू की बात कर रहे हैं। जम्मू पर पड़ना तय है। जम्मू में कितनी नाराजगी है इसको बीजेपी समझ ही नहीं रही है। बीजेपी ने जब वहां से 370 हटाई और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, तो जम्मू के लोगों से सबसे ज्यादा वादे किए थे, मगर जम्मू में कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर बहुत ही संवेदनशील प्रदेश है, वहां कुछ नहीं कर रही। मणिपुर में कुछ नहीं किया। मणिपुर के परिणाम आप देख रहे हैं कि वहां असम राइफल्स पे हमले होने लगे हैं। तो बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए कि केवल बातों से अब कुछ नहीं होगा। आदमी 2 साल, 4 साल, 5 साल का मार्जिन दे सकता है कि आप कहोगे साहब पिछले वाले ने ये नहीं किया था, मुझे टाइम लग रहा है। हमें याद है लोकसभा में कहा था मोदी जी ने कि मुझे गड्ढे भरना पड़ रहे हैं। वो 11 साल में अभी तक गड्ढे भरे ही नहीं है। अगर 11 साल में आप गड्ढे नहीं भर पाए तो आप कभी नहीं भर पाएंगे गड्ढों को, जिनको आप गड्ढे कहते हैं। तो आज की तारीख में लेह का जो मैसेज है बहुत ही खतरनाक मैसेज है पूरे देश के लिए, हम सबके लिए। राहुल गांधी ने ऐसे ही नहीं कहा था जेन जी की बात कि अगर आपने लोकतंत्र की हत्या नहीं रोकी, आपने वोट चोरी नहीं रोकी, तो जेन जी को आगे आना पड़ेगा। और साथ में उनका अगला वाक्य था कि मैं इस जेन जी के साथ हमेशा खड़ा हूं, मैं देश के युवा वर्ग के साथ हमेशा खड़ा हूं। युवा वर्ग को इतने हल्के में ले रहे हैं। राहुल ने इसीलिए कहा कि वोट चोरी और बेरोजगारी दोनों एक ही बात है। जब आप वोट चोरी करके सरकार बनाओगे तो आप युवाओं के मुद्दों को देखोगे ही नहीं। आपको क्या मतलब फिर युवाओं से, जिनके लिए आपने कहा था पुलवामा के बाद में कि क्या पहला वोट मुझे नहीं मिल सकता? जो लोग पहला वोट डालने जा रहे हैं, फिर उनके वोट की जरूरत क्या है आपको? राहुल ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 7 अगस्त को थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से वोट जो है काटे जा रहे हैं। महादेवपुरा का उदाहरण देखे, कर्नाटक का। और दूसरा उन्होंने जो की अभी, उसमें उन्होंने बताया इसी 17 सितंबर को, 1 हफ्ते पहले, ठीक आज ही के दिन, बुधवार को ही की थी उन्होंने, यहां दिल्ली में। उन्होंने कहा कि वोट किस तरह फर्जी जोड़े जा रहे हैं। और अब चुनाव आयोग मान गया, आधार को ले आया वो कि अब आधार से मोबाइल कार्ड जो जुड़े होंगे उन्हीं से ये सारा प्रोसेस हो पाएगा। भैया आधार यहां जोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 65 लाख वोट काट दिए, सितंबर लास्ट को फाइनल लिस्ट आना है। कितने वोट और कटेंगे किसी को नहीं मालूम, और कितने वोट और जुड़ेंगे ये भी किसी को नहीं मालूम। कितने फर्जी वोट और जुड़ेंगे। लेकिन अब ये सवाल छुपा नहीं रहेगा। बिहार में इसीलिए कांग्रेस गई। बिहार का महत्व बीजेपी के लिए क्या है वो सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता है कि पहला एसआईआर देश का उन्होंने बिहार में कराया। इसीलिए उन्हें मालूम था कि बिना एसआईआर के, बिना विशेष गहन पुनरीक्षण के हम वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। जीतना तो बहुत अलग बात है, इसलिए उसने कराया वहां पे। अब समस्या यह आ गई है कि राहुल गांधी ने इस तरह से इसको सारा का सारा खुलासे कर दिए, इसको एक्सपोज कर दिया कि अब न चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है, न बीजेपी के पास कोई जवाब है। 7 अगस्त और आज 24 सितंबर है, 1.5 महीना हो गया, कोई जवाब नहीं दे पाया
कि महादेवपुरा में क्या हुआ था, और उसी के बाद 17 सितंबर का जवाब भी कोई नहीं दे पा रहा कि क्या हुआ था। हाँ, सफाइयां वो दे रहे हैं, पेबंद वो लगा रहे हैं, तो उन्होंने वो लगा दिया कि अब आधार से लिंक्ड हो जाएगा, कोई भी थर्ड पार्टी ये काम नहीं कर पाएगी जी। तो राजीव जी, बिहार जो है मोदी जी के लिए वाटरलू साबित होने जा रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू की आखिरी लड़ाई हारा था। मोदी जी 11 साल में अपने आप को विश्व गुरु बन रहे थे। विश्व विजेता तो नेपोलियन बोनापार्ट ही कहलाता था जी, विश्व गुरु बन रहे थे। लेकिन स्थिति क्या हो गई कि अब ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि ये मैंने कराया, अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा में जहां मोदी जी गए नहीं, और उसके बाद आज की तारीख में मोदी जी के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए बिहार जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। वो पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन राहुल गांधी भी अब पूरी ताकत लगाए हुए हैं, उनके साथ पूरा महागठबंधन खड़ा हुआ है, और ये आज बिहार में तेजस्वी ने और बाकी गठबंधन के सहयोगियों ने बता दिया जी, बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रेम कुमार जी इधर बात कर रहे थे शकील जी लद्दाख की। लद्दाख में सोनम वांगचुक ने कहा है कि आज जो कुछ हुआ वो जेनजी ने किया, यानी ये आंदोलन जेनजी का था, और अगर लद्दाख में जेनजी ने ऐसा किया तो क्या ये बाहर, इसके बाहर भी जा सकता है? क्या सचमुच देश का युवा जो है वो उबल रहा है, परेशान है, दिखाई देता है क्या इससे भाजपा की जो एनडीए की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उनको सबक लेना चाहिए? क्या दिखता है? देखिए राजीव जी, जो दिख रहा है लेह में वो निश्चित रूप से युवाओं का आक्रोश है, और जो सोनम वांगचुक लगातार लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहते रहे, जो वांगचुक ये बताते रहे कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और हमारी सरकार उसको उस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं समझी, उल्टे आवाज उठाने वालों को देश विरोधी और देशद्रोही बताती रही। तो ये बहुत बड़ा मामला है। हमारी जमीन चीन कब्जा करे, हमारे निवासी बोले कि देखो हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है, और हमारी सरकार उस पर ध्यान ही न दे। से कश्मीर का फर्केशन हुआ, उसका राज्य का ओहदा छीना गया, उसके बाद से जो परिस्थितियां बदली, उसको लेकर के धीरे धीरे जमा हुआ आक्रोश आज उबलकर सामने आया है। लेकिन बीजेपी इस घटना को जिस तरह से पेश कर रही है वो और भी खतरनाक है। वो इस घटना को कांग्रेस के द्वारा उकसाई गई घटना बताने में तुली है, और ऐसा होने का मतलब है कि देश भर में अराजक स्थिति हो जाएगी, राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करेंगे, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जबकि लेह की घटना यह नहीं है कि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के दफ्तर पर हमला कर रहा है। लेह की घटना युवाओं के आक्रोश को समझने की जरूरत बताता है, वहां उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की तुरंत आवश्यकता और सेंट्रल हस्तक्षेप बताता है। उस पर अगर ध्यान दिए बगैर उसको डाइवर्ट किया जाएगा तो एक बार फिर यही माना जाएगा कि केंद्र सरकार वास्तव में स्थानीय लोगों को सुनना ही नहीं चाहती, और वो उकसावापूर्ण कार्रवाई माना जाना चाहिए। अगर उनकी बात सुने तो वो करेंगे क्या? इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे बड़ी बात होती है आवाज को सुनना, और आवाज को सुनने के लिए, सुनाने के लिए जो तौर तरीके हैं, हड़ताल, प्रदर्शन, शांतिपूर्ण आंदोलन, उसको जब सरकार नहीं सुनती है तो ऐसी ही घटना जन्म लेती है। ये इस बात को समझना पड़ेगा। ये गंभीर सिचुएशन है, और हम, नेपाल तो एक देश है भाई, लेह लद्दाख कोई देश नहीं है, एक हिस्सा है, इसलिए नेपाल से हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन नेपाल जैसी घटना, उससे प्रेरित घटना हम इसको मान सकते हैं। युवाओं के मन में ये बातें उठ रही हैं कि जब
डेमोक्रेटिक ढांचे में या किसी भी सरकार के सिस्टम में बात नहीं सुनी जाएगी तो बात सुनाने का अंदाज क्या होगा, ये घटना ये सबक देती है। इसको हम आज देखिए कई घटनाएं घटी हैं, इसमें लेह की घटना है, दूसरी घटना चुनाव आयोग के दफ्तर से जो हुई है वो घटना भी छोटी नहीं है कि चुनाव आयोग ने अब वोटर डिलीशन के लिए आधार कार्ड को मोबाइल से जुड़ा होना अनिवार्य कर दिया है। यानी आधार कार्ड अगर मोबाइल से जुड़ा हुआ नहीं हो, उसका ओटीपी का वेरिफिकेशन नहीं हो, तो आप वोटर डिलीशन के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं डाल सकते। अव्वल तो ये बात ही हमें बहुत अजीबोगरीब लगती है कि मेरा वोट कोई दूसरा आदमी डिलीट कराएगा। ये कौन सा सिस्टम देश में चल रहा है, हमें समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति 250-300 लोगों के वोट डिलीशन करने के लिए आवेदन दे देता है, ये कैसा सिस्टम है? इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है? अब उसमें आधार कार्ड जोड़ करके हम क्या, मान लीजिए हम आधार देते हैं तो आधार कार्ड जोड़ लेने के बाद हमें क्या अधिकार मिल जाएगा कि हम 250-300 वोटर को डिलीशन के लिए आवेदन दे दें? हम कौन ठेकेदार है क्या 250-300 लोगों के वोट कटाने के? ये सब भी सोचने की आवश्यकता है, ये सिस्टम ध्यान दिलाने की जरूरत है। एक ऐसे समय में जब वोट चोरी का एक ऐसा रूप सामने आया है जिसमें मोबाइल से ऑनलाइन सिस्टम को अपने हाथ में लेके सैकड़ों वोटर्स डिलीट कर दिए जाते हैं, हजारों 6000 से ज्यादा का आंकड़ा रखा राहुल गांधी ने, तो वो सिचुएशन है। वैसे में हमें ये सुधार नहीं लगते, ये दरअसल अपने मुंह छिपाने की एक कार्रवाई लगती है। हम तो ये सोच रहे थे राजीव जी कि राहुल गांधी को अरेस्ट किया जाने वाला है, हम तो ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी पर मुकदमा चलेगा, उनके ऊपर चुनाव आयोग कुछ न कुछ एक्शन लेगा, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर तो कोई कुछ करता दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राहुल गांधी संविधान के ढांचे में रहकर बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से बात कर रहे हैं, और उन बातों का जवाब देने की हिम्मत हमारी संवैधानिक संस्था को नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो चोर और चोरी की घटनाओं को छिपा रहे हैं, चोर को बचा रहे हैं, चोरी की घटनाएं छिपा रहे हैं। ये इस कार्य दिखता है। तो ये भी बहुत बड़ी घटना है आज की, और इस पृष्ठभूमि में CWC की बैठक होना और दूसरी घटनाएं होना, ये भी बड़ी राजनीतिक घटनाएं हैं। आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक घटनाएं, परिवर्तनकारी राजनीतिक घटनाओं की बुनियाद रख रही हैं ये घटनाएं, चाहे लेह हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे पटना में हो रही CWC की बैठक। जी, लेह हो या पटना में CWC की बैठक। जरा प्रशांत जी, आपसे भी लेह की घटना, कितना सतर्क रहने की जरूरत है मोदी सरकार को, इससे कितना डरने की जरूरत है? देखिए, सतर्क दो चीजों पे रहना है कि सरकार को पहली बात तो जनता के प्रति संवेदनशील होना है, इस घमंड से बाहर निकलना है कि हम पुलिस से डंडा बजवाकर सब कुछ शांत कर देंगे, और जो कुछ गड़बड़ होगा तो गोदी मीडिया संभाल लेगा और उसमें मुर्गा लड़ाई हम करा देंगे और हिंदू मुसलमान कर देंगे। इस घमंड से निकलना होगा। चीजें अब उसके बाहर जा रही हैं। ये गोदी मीडिया के, हिंदू मुसलमान के मुर्गा लड़ाई का असर अब समाज में नहीं हो रहा है। बिहार के चुनाव के नतीजों में देख लीजिएगा, और ये लेह लद्दाख से भी यही संदेश आ रहा है कि आप गोदी मीडिया के जरिए कोई नैरेटिव नहीं गढ़ सकते या उसका समाज पे असर हो, कि आपने कोई IT सेल के ट्रोल लगा दिए, कोई गोदी मीडिया में हिंदू मुसलमान, वो चार छः एंकर इस गोदी मीडिया के, राजीव जी, उन पे नरेंद्र मोदी की सरकार चलती है, उनके सहारे। ऐसी स्थिति कभी किसी डेमोक्रेसी में होती है कि कुछ आप 5-7 गालीबाज एंकर पाल लें जो समाज में नफरत फैलाए और उनसे आपकी सरकार टिकी रहे? ये बड़ी विचित्र स्थिति है नरेंद्र मोदी के लिए, जो कहते हैं कि विश्व गुरु हैं। वो विश्व गुरु, उनकी सरकार चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के ऊपर नहीं टिकी हुई है। ये जो 5-7 एंकर हैं, और इनको ये एंकर जरूर निश्चित तौर पे इनको
इनका भी कद बहुत बड़ा हो गया कि वो नफरत और हिंदू मुसलमान की बात करके वो सरकार को बचाए हुए हैं। तो एक तो संवेदनशील होना चाहिए। आपने अभी तक बात क्यों नहीं की? सोनम वांगचुक अभी बता चुके, शकील साहब कितने समय तक उन्होंने दिल्ली तक की यात्रा की, अनशन में बैठे, और उसके बाद और डिमांड क्या है? बड़ी जेन्युइन डिमांड है, और डिमांड तो आपको आज नहीं कल वो करनी ही है कि लद्दाख को वो एक यूनियन, वो स्टेटहुड का दर्जा मांग रहे हैं। जो स्टेटहुड का दर्जा उसके पास था, जिसको आपने छीन लिया, तो उनका वहां के एमएलए लद्दाख से चुन के एक असेंबली में जाते थे, जम्मू कश्मीर की असेंबली में, वो आपने छीन लिया, तो आपको उनको दिया क्या? और दूसरा कि वो कह रहे हैं कि हमको शेड्यूल 6 में संविधान की जगह दो जी। तो वो शेड्यूल 6 में जगह क्यों नहीं, जब बाकी तमाम सारे राज्य जो हैं उसमें पूर्वोत्तर के राज्य हैं, तो वैसा ही सामाजिक संरचना लेह लद्दाख की भी है। और ये जो बांटो राज करो की स्थिति वहां नहीं चल रही है, क्योंकि अब जो आंदोलन हुआ है उस आंदोलन में करगिल के लोग भी शामिल हैं और लेह के भी शामिल हैं। तब करगिल और लेह एक साथ हैं, उनमें एकता है। वो करगिल के एसोसिएशंस ने ही ये ब्लॉकेट किया था, और 4 लोग मारे जा चुके हैं। 4 युवा की मौत हुई है इस आंदोलन में, पुलिस के साथ झड़पों में। सोनम वांगचुक का ये आरोप है कि ये अगर ऐसी मौतें होंगी, पुलिस के जरिए आप लोगों को क्रश करेंगे, दबाएंगे, दमन करेंगे, और गोदी मीडिया जो है कवर अप करेगा आपको, ये चलने वाला नहीं है इस देश में। ये हो गया, इसका टाइम पूरा हो गया। और चुनाव आयोग के जरिए चुनाव जीतते आप लगातार रहेंगे, ये भी बिहार के चुनाव के बाद इसके भी फैसला जनता कर देगी, क्योंकि अब वोट चोरी का जो मामला है वो राहुल गांधी के पास नहीं है। वो वोट चोरी का मामला अब बिहार की जनता की अदालत में है। बिहार की जनता इसको देखेगी कि उनका वोट उसी को जाए जिसको वोट देना चाहते हैं, और सरकार उसी की बने जिसकी सरकार बननी चाहिए। और एक आखिरी बात मैं कह दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है स्थितियां देख के बिहार की और आज की वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कि 2015 का इलेक्शन आपको याद है राजीव जी? जी। 2015 के इलेक्शन में मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इस बार का मोहन भागवत का रोल योगी आदित्यनाथ निभाएंगे बिहार में। जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वही लग रहा है, उसी दिशा में योगी आदित्यनाथ जा भी रहे हैं। बिहार का चुनाव है सामने और बिहार से बहुत कुछ उम्मीदें पाले बैठे ही है। भाजपा उम्मीद पाल कर रखे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लगातार इन लोगों के दौरे भी बिहार होते रहे। लेकिन उधर लद्दाख में जो हुआ उससे कितना डरना चाहिए नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, और क्या ये इसका असर पूरे देश में पड़ेगा? क्या इसका असर सीधे बिहार के चुनाव पर भी पड़ने वाला है? सुनील शुक्ला जी कैसे देखते हैं? युवाओं का क्या आक्रोश है बिहार में तो साफ साफ दिख रहा है। जो वोटर अधिकार बचाओ पद यात्रा थी, उसमें अगर लोगों की आप भागीदारी देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि बिहार में किस तरह का आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी ये जो अपने गोदी मीडिया के माध्यम से जो नैरेटिव बनाना चाहती है, वो लोगों ने किस तरह से खारिज कर दिया। अगर गोदी मीडिया के नैरेटिव के असर को अगर आप स्वीकार करने लगेंगे तो फिर तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की इस पदयात्रा में किसी को आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पूरा का पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ था कि एसआईआर को लेकर के या जो वोटर अधिकार बचाओ, ये जो पदयात्रा निकली हुई है ये बेमानी है। लोगों ने स्वीकार किया क्या इसको? सवाल इस बात का केवल है कि अगर जो लोग भोग रहे हैं, जो उनके जीवन में घटित हो रहा है,
जिससे वो प्रभावित है और पीड़ित है, उसको लेकर के आप कोई एक काल्पनिक नैरेटिव बनाने की कोशिश करने लगेंगे, कैसे संभव है? लेह में क्या हो रहा है? लेह का यह आंदोलन किस तरह की सरकार होती है? जो काम इस सरकार ने किसान आंदोलन के किसानों के साथ किया, वही आप व्यवहार लेके युवाओं के आंदोलनकारियों के साथ कर रहे हैं। लेह के लोगों की एक मांग है, लेह के लोग अपनी इस मांग को लेकर के वहां से निकल करके दिल्ली तक पहले चले आए, और आप संवाद करने के लिए नहीं तैयार है। किसी से बात करेंगे? वांगचुक साहब कोई ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति तो है नहीं। एक दौर था कि उन्होंने मोदी जी का समर्थन तक किया था, और आज आप बात ही करने के लिए तैयार है। जो ये आंदोलन निकला वहां से, या तो आप लोगों को समझा लीजिए कि जो आप मांग कर रहे हैं वो वाजिब नहीं है। आप उनको ये कन्विंस कर लीजिए कि आप इससे इन बातों पर हम लोग की बातचीत होनी चाहिए, अन्यथा आप उनकी मांगों को स्वीकार कीजिए। आप यूं कैसे छोड़ सकते हैं कि नहीं, आप आंदोलन करते रहिए, और आंदोलन कैसे अगर चलेगा तो लोगों के आक्रोश और नाराजगियां तो सामने आएंगी। निश्चित रूप से हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। हम और आप छोड़िए, जो लोग आंदोलन में शामिल है उनको भी हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसक आंदोलन को आप लंबे समय तक नहीं चला सकते। उसके ऐसे परिणाम सामने आते हैं कि पूरा का पूरा आपका आंदोलन, उस आंदोलन का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। जी, किसी तरह की हिंसा वाजिब नहीं है, लेकिन सवाल केवल इस बात का है कि हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी जो इंतजामिया का है, वह आप बिना लोगों से संवाद के नहीं रोक सकते। वो संवाद तो उनके साथ होना चाहिए था। वही अगर आप ये सोचते हैं कि एक ध्रुवीकरण के नाम पर, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर आप लोगों को बांट लेंगे, लोगों को आक्रोश को खत्म कर देंगे, ये कैसे संभव है? क्या जो लोग हिंदुत्व में आस्था रखने वाले लोग हैं उनको रोजगार नहीं चाहिए? वो महंगाई से पीड़ित नहीं है? जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण नहीं चाहिए? आप इन सभी विषयों को खत्म कर लेंगे। इंडिया दल समूह जिस तरीके से अपने सामाजिक न्याय या सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति को लेकर के लगातार आगे बढ़ता रहा, उससे हटने के लिए तैयार नहीं, और यही लोगों को अपील कर रहा है। लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई सरकार है, आने वाली है, लोग जिसका नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वह समाज के पिछड़े लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करेगी। हमको हमारे हक और हकूक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आज जो योगी जी का उल्लेख तो आज के भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी किया, क्योंकि बड़ा विषय है ये। आप सवाल केवल आरक्षण का नहीं है, सवाल यह है कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उसका सशक्तिकरण होगा या नहीं होगा, वो समाज की मुख्य धारा में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, उसके लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं पर्याप्त है या नहीं है। विषय यह है। आप इसको केवल आरक्षण तक सीमित कर दें, यह भी बहुत उचित नहीं होगा। सवाल यह केवल है कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, अति दलित है, अति पिछड़ा है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका सशक्तिकरण कैसे होगा? वो समाज की मुख्य धारा में आएंगे कैसे? क्या उनको कुछ रुपया देकर के आप उनका सशक्तिकरण कर सकते हैं, या एक ऐसी व्यवस्था करके आप उनको सशक्तिकरण कर सकते हैं जिसमें उनके रोजगार की संभावनाएं हो, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर हो, अपने आप को सामाजिक रूप से सशक्त करने के तौर तरीके उनको मिलते हो? एक व्यवस्था आपने डेवलप कर दिया। बड़ा सवाल यह है, और इन्हीं सवालों से लेह के युवा भी गुजर रहे हैं, और इन्हीं सवालों से बिहार का युवा भी गुजर रहा है। जी, लेह के युवाओं को चाहिए कि अगर हमको राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, एक राज्य के नागरिक हम नहीं कहे जाएंगे, अगर हमारे अधिकार सुनिश्चित नहीं होंगे, तो फिर वो जाएंगे कहां, किसके पास जाएंगे? सरकार का विकल्प जाने के पास। और अगर बिहार की स्थिति के, बिहार में क्या है, बिहार में लोग कहते हैं कि भाई हमको मेरा हक कैसे मिलेगा? और चुनी हुई सरकार ही हक देने की स्थिति में होती है, और चुनी हुई सरकार जनादेश के आधार पर होती है, वो जनादेश जो पारदर्शी तरीके से हो, ईमानदार तरीके से हो। अगर आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो उसको भी लेकर लोगों के मन में नाराजगी होगी, और नाराजगी दिखी। आज पूरे बिहार में सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर वोट चोरी हो रही है या मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग इसमें कोई जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल सवाल सही है कि आखिर किसी अगर आप कोई फोन नंबर आधार कार्ड से जोड़ भी दें तो किसी को क्यों अधिकार दिया जाए किसी का नाम काटने के लिए? आप नाम जोड़ने की बात कीजिए, आप उसकी बात कीजिए कि किसी भी तरह से वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटेगा। कोई तरीका अपना लीजिए। आप जो तरीके बता रहे हैं कि आपको एक आधार कार्ड से लिंक कोई नंबर आपको देना होगा, अरे कोई कौन होता है जी,
अगर ये हो, इसका एक अधिकृत तरीका हो। मैं अपना नाम अपने मतदाता सूची से हटाना चाहूं कि साहब मैं भी इस जगह रहता था, मैं नहीं रहता हूं, अब मैं वहां रहता हूं, मेरा नाम हटा दिए, एप्लीकेशन मैंने दिया, आप कार्रवाई कर लीजिए। आप कहते हैं कि वोट का डिलीशन या नाम को जोड़ने का काम ऑनलाइन नहीं होता, आपने बीएलओ बना रखे हैं, तो बीएलओ किस बात के लिए? बीएलओ क्यों नहीं आप एक आवेदन पत्र पर विचार करेगा, उसको डिलीट करेगा? क्या मतदाता सूची में नाम होना इतनी सामान्य बात है? मताधिकार का उपयोग करना या मताधिकार से वंचित करना इतना संज्ञान लेने वाला विषय है? मतदान से सरकारें बनती है, जनादेश निकल के सामने आता है, और आप उसको टेक्नोलॉजी के नाम पर, निश्चित रूप से जो निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया वह राहुल गांधी के आरोपों का स्वीकृति स्वीकार करना है कि आप मनमाने तरीके से किसी कॉल सेंटर के माध्यम से, किसी ऐप के माध्यम से नाम काटिया घटाए जा रहे हैं। बावजूद इसके जो आज का भी तर्क है, निजी तौर पे मैं उससे सहमत नहीं हूं। नाम घटाने या जोड़ने का काम फिजिकल वेरिफिकेशन पे ही होना चाहिए, इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप लोग कीजिए कि अगर आपका नाम है तो आपका मतदान किस पोलिंग बूथ पे होगा, इसकी जानकारी हमको मिल जाए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप मतगणना में करने के लिए तैयार नहीं है, मतदान का प्रतिशत बताने के लिए तैयार नहीं है, मतदान की अवधि को सीमित करने के लिए आप तैयार नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग केवल आप मतदाताओं का नाम जोड़ने और घटाने के लिए करेंगे। यह एकांगी तरीका कैसे स्वीकार किया जा सकता है और कैसे इसको जनहित में स्वीकार किया जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बहुत कुछ है, जेएनजी से लेकर इधर बिहार के चुनाव तक, और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की तैयारियों, महागठबंधन की तैयारियों तक। और आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन था आज पटना में कांग्रेस के लिए, खासकर क्योंकि वहां ऐतिहासिक मीटिंग हुई, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और उससे एक रूपरेखा सामने आई कि आखिर आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह चुनाव में कूदने वाली है और उसके लिए क्या तैयारियां हैं। और उसके बाद जब महागठबंधन की बैठक हुई, अति पिछड़ा वहां संकल्प पत्र जारी किया गया, उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा, ये सब कुछ, यानी अब चुनाव की घोषणा से पहले ही विपक्ष जो है वो चुनाव के मैदान में कूद चुका है। और परसों प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं पश्चिमी चंपारण से, वो इसकी शुरुआत करेंगी अपने कैंपेन की, यानी अब बिहार जो है वो चुनावी रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ उधर जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूटी बनाया गया था, तभी से दोनों राज्यों में, जो यूनियन टेरिटरी कह लें, इन दोनों राज्यों में पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग होती रही, और जिसमें आज जो लद्दाख में हुआ है उससे नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को डरना चाहिए। ये हम तमाम लोगों की राय यही बनेगी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि हिंसा ठीक नहीं है, हिंसा नहीं, बिना हिंसा के भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया शकील जी।